Okay, ji, let's start our lecture. Good morning and assalamu alaikum. In last lecture, we were discussing the difference between software and hardware. और हमने last point जो discuss किया था, that was about software deteriorates and hardware wear out. And the next difference is component based and custom built. Recording in progress. Most of the hardware manufactured from the different set of components. For example, you want to manufacture a machine, you purchase their different components and you will assemble that components so that to make a single hardware. उसके बाद आप उसको use करेंगे. And if you want to replace any component, you can replace as well. जैसे कोई component damage हो जाता है तो आप उस component को जो है वो replace कर सकते हैं, आप उसको remove कर सकते हैं. ठीक है, तो mostly hardware manufacturing जो है वो टू डिफरेंट कंपोनेंट्स होती है. हम उसको कंपोनेंट वाइज बनाते हैं और फिर कंपोनेंट को असेंबल करते हैं. जस्ट लाइक आप कार बनाते हो तो सारी की सारी कार एकदम से तो नहीं बनती ना. आप कोई मशीन बनाते हो तो वो भी एकदम से नहीं बनती. उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं. कंपोनेंट कैन बी से दैट अ स्मॉल पार्ट ऑफ एनी हार्डवेयर इज कॉल्ड कंपोनेंट. तो आज से कुछ साल पहले तो ये डिफरेंस वाकई एग्जिस्ट करता था बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दैट के हार्डवेयर कैन बी मैन्युफैक्चर्ड थ्रू कंपोनेंट्स बट वी हैव टू develop customer from scratch, from very first point. Each time we want to develop a software, हमें उसको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता था. कुछ सालों तक ये बात जो है, कुछ साल पहले तक ये बात थी. बट नाउ सॉफ्टवेयर भी कंपोनेंट बेस्ड डेवलप होते हैं. इट मींस there are components of software that are available so that we can add them in our software. तो बने बनाए कंपोनेंट्स मिलते हैं. अगर तो आप उसको परचेज करते हो तो इनको हम कहते हैं कोड्स. COTS. कोड्स स्टैंड्स फॉर कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम्स. These are the built-in components that are available for purchase. You can purchase them and you can add that components into your software. So, in other words, हम इन components को अगर तो आप परचेज कर रहे हैं, मार्केट से परचेज कर रहे हैं या किसी अदर डेवलपर से परचेज कर रहे हैं तो उसको हम कोड्स कहेंगे बिकॉज दैट कंपोनेंट्स आर अवेलेबल फॉर सेल. ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स आपको बने बनाए इंटरनेट पे फ्री भी अवेलेबल होते हैं बट कुछ जो है वो आपको एक प्राइस जो है वो कॉस्ट करते हैं कि आप इसकी प्राइस पे करें और इसका कोड हम आपको डिलीवर करते हैं. तो बने जिनको हम परचेज करते हैं उनको हम कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम्स कहते हैं. बट द कंपोनेंट्स जो हमने खुद बनाए हैं, डेवलप किए हैं और हम उनको रीयूज करते हैं, दैट कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रीयूजेबल कंपोनेंट्स. ओके, and these reusable components facilitate the software engineers so that they can play importance to other innovative elements of the design other than recreating that part. मतलब उन्हीं पार्ट्स को बार बार बनाने की बजाय वो अदर क्रिएटिव जो है वो एक्टिविटीज की तरफ तवज्जो दे सकते हैं सॉफ्टवेयर की डिजाइन की. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम इनको रीयूजेबल कंपोनेंट कहते हैं बिकॉज वी कैन रीयूज देम. और एक रीयूजेबल कंपोनेंट ऐसे नहीं होता कि आपने एक कोड लिखा है. कंपोनेंट जैसे हार्डवेयर का पार्ट एक कंपोनेंट कहलाता है, वैसे ही पार्ट ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर in the form of a small program, we can say that it is a component of software which we can reuse in any other software. उसको हम क्या कहेंगे? reusable component. तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जिसको आपने रीयूज करना है वो वेरी फर्स्ट पॉइंट से उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है. ऐसा नहीं होता कि आपने कोड लिखा है और एनी टाइम आप उसको जो है ना वो रीयूज कर लें. जब भी एक कंपोनेंट को रीयूजेबल बनाना होता है तो उससे रिलेटेड तमाम चीजें इंक्लूडिंग लाइब्रेरी फाइल्स, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग यूनिट, सारी की सारी कंबाइनिंग या सिंगल प्लेस पे रखा जाता है सो दैट एनी टाइम वी कैन रीयूज देम. मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपोनेंट रीयूजेबल अवेलेबल होते हैं रीयूज करने के लिए, दैट इंक्लूड इंटरफेस विंडोज, ग्राफिक विंडोज, पुल डाउन मेन्यूज एंड वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन मैकेनिज्म. जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंटरफेस डिजाइन किया है फॉर वन सॉफ्टवेयर और आपको सिमिलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन बनानी है फॉर अदर कस्टमर, तो यू कैन रीयूज द इंटरफेस ऑफ प्रीवियस सॉफ्टवेयर फॉर द
अदर सॉफ्टवेयर। तो आप अदर सॉफ्टवेयर के लिए जो है वो प्रीवियस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस री यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम की फॉर्म में भी परचेज कर सकते हैं। तो nowadays it is possible for software as well that we can develop a software from built-in components, and that component can be called commercial off the shelf systems and reusable components. तो ये डिफरेंस जो है वो आजकल इसके ऊपर काफी काम हो रहा है, और इसका जो है वो कॉन्सेप्ट सेपरेटली जो है वो स्टडी के लिए अवेलेबल है। एक सेपरेट, जैसे हम अपने MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक पूरा कोर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको सेपरेटली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हाउ वी कैन डेवलप अ कंपोनेंट इन सच अ वे दैट वी कैन रीयूज दैट कंपोनेंट इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है नाउअडेज, ये डिफरेंस जो है वो थोड़ा ब्लर हो गया है, इतना क्लियरली डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। Recording क्वेश्चन stopped. क्लास के बाद जो आपको समझ में ना आई हो, if you have any question you are free to ask regarding component based versus custom build. No one? Okay, then we will continue it. And the next topic is legacy software. In simple words, we can say that Recording in older progress. programs are called legacy software. Legacy softwares जो currently हमारी नीड को फुलफिल नहीं कर रहे, उन सॉफ्टवेयर्स को हम लेगेसी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, एंड दैट लेगेसी सॉफ्टवेयर आर सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, हमें उनको चेंज करने की जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। the change can be arrived from different reasons. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट मस्ट बी फिक्स टू एलिमिनेट एरर्स। अगर एरर्स हैं तो हमें उन एरर्स को रिमूव करने की जरूरत है। जस्ट अ मिनट क्लास। Recording stopped. मिस मनाहिल अब्बास, आपका एजी नंबर आपके नाम के साथ राइट नहीं किया गया। जब एक दफा क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपको दे दी जाती हैं, आप उनको क्यों नहीं फॉलो करते हो? मैंने नेक्स्ट टाइम इन्फॉर्म किए बगैर क्लास से रिमूव कर देना है। मिस मनाहिल अब्बास दोबारा ज्वाइन करें क्लास अपने एजी नंबर के साथ। ओके, हम बात कर रहे थे अबाउट लेगेसी सॉफ्टवेयर्स। दिस ओल्डर प्रोग्राम्स आर रेफर्ड टू एज लेगेसी सॉफ्टवेयर एंड दे रिक्वायर चेंज। चेंज कैन बी फ्रॉम एनी साइट, किसी भी तरफ से चेंज आ सकती है। चेंज कैन बी रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ एरर्स, और उन एरर्स को आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, जब भी आपने एरर को एलिमिनेट करना है तो आपको कुछ उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए होगी। ठीक है, आप उसको मॉडिफाई करोगे तो वो चेंज ही होगी। It must be enhanced to implement new functional and non-functional requirements. This is very important concept. ठीक है, आपको ये concept clear होना चाहिए। What are functional requirements and what are non-functional requirements? ठीक है, first I will explain the functional requirements. हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम later more detail concept की तरफ move करेंगे about software engineering. Then we will discuss it in detail. That what are functional requirements and what are non-functional requirements. यहाँ पे आपको इसका बेसिक डिफरेंस जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। The functional requirements are the services जो आपके सॉफ्टवेयर ने प्रोवाइड करनी। These are the services of the software जो वो प्रोवाइड करता है for different purpose, for different type of works. For example, in a software is required from the end user that he must be login into the system. ठीक है, तो वो लॉगिन की जो फंक्शनैलिटी है, it will be a functional requirement of that software. That is required that the user must be get login into the system before its use. So that login function is called functional requirement. Okay. So non-functional requirements क्या होती हैं? Non-functional requirements are also called quality requirements. These are the requirements that support functional requirements. ताकि functional requirements जो है वो अपने काम appropriately कर सके। Most of the time हम इसको क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं
or these are related to software performance, throughput, speed, execution speed, look and feel. Okay, so both functional and non-functional requirement are combinedly provide the services so that user can smoothly use the system. Okay? It is possible that user demand any new function requirement, or user have some issue with the non-function requirement, so that we have to change that software. Okay? When it is not currently fulfill the requirement of the end user, then it is called legacy software. And after changing, if it fulfill the needs of the user, then वो legacy software नहीं रहेगा, वो उसकी current need को fulfill कर रहा है. तो any software जो आपकी current need को fulfill नहीं कर रहा, चाहे वो किसी भी reason की वजह से हो, उसको हम legacy software कहते हैं. It can be due to the errors, it can be due to the addition required by the customer, addition of the functional or non-functional requirements. Then software must be adapted to meet the needs of new computing environment or technology. Okay, वो कहता है जी सॉफ्टवेयर इट कैन बी द रीजन दैट सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी में कोई इशू नहीं है, जो फंक्शंस अवेलेबल हैं वो स्मूथली यूज हो रहे हैं, बट अब वो सॉफ्टवेयर हमें न्यू टेक्नोलॉजी पे यूज करना है, पहले हम ओल्डर वन पे यूज करते हैं. लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक सॉफ्टवेयर उसने बनवाया है और पहले वो अपने उस सॉफ्टवेयर को जो है वो थर्ड जनरेशन डिवाइस Core i3 पे जो है वो यूज कर रही थी, और अब उन्होंने अपनी कंपनी के लिए न्यू डिवाइसेस मंगवाए हैं, न्यू लैपटॉप्स मंगवाए हैं जो कि लेटेस्ट जनरेशन के हैं, और उसके साथ कंपैटिबिलिटी क्रिएट करने के लिए वो नीड टू मॉडिफाई दैट सॉफ्टवेयर सो दैट दे कैन कंपैटिबल विद द न्यू हार्डवेयर, न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, आप जरूरी नहीं सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करें या एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें हार्डवेयर आता है, एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर भी आता है. इट कैन बी पॉसिबल वो पहले विंडोज पे अपना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, नो दे वांट टू मूव टुवर्ड्स लिनक्स. ठीक है, तो लिनक्स पे मूव करना चाहते हैं या एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे मूव करना चाहते हैं, तो दे नीड टू मॉडिफाई दैट सॉफ्टवेयर सो दैट दे कैन यूज इट इन अनदर एनवायरनमेंट. किसी न्यू हार्डवेयर पे यूज करना चाहते हैं, नया ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज करना चाहते हैं, तो उसमें कंपैटिबिलिटी क्रिएट करने के लिए उसमें मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगे. ये भी एक रीजन हो सकती है कि हमें लेगेसी सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़े करंट नीड को फुलफिल करने के लिए. Then software must be extended to make it inoperable with other more modern system or database. Somehow ये भी एक जो है वो रीजन हो सकती है कि हमें हर टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करनी, हमें फंक्शन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट चेंज नहीं करनी, बट वी वांट टू अपग्रेड आवर डेटाबेस. ठीक है, जो बैकएंड पे डेटाबेस यूज हो रहा है, हम उसका मोर एडवांस्ड वर्जन यूज करना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम कम्प्लेक्स क्यूरीज. तो हमें क्या करने की जरूरत है कि हम अपने डेटाबेस को अपग्रेड करें. तो इन दैट केस उस डेटाबेस न्यू डेटाबेस के साथ, अपग्रेडेड डेटाबेस के साथ कंपैटिबिलिटी क्रिएट करने के लिए हमें उस सॉफ्टवेयर के अंदर माइनर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो सकती है लेगेसी सॉफ्टवेयर में चेंज की. The next point is software must be re-architected to make it viable within a network environment. For example, currently सॉफ्टवेयर जो है वो सिंगल यूजर यूज कर रहे हैं, बट अब नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हो गए हैं, तो बजाय इसके कि न्यू सॉफ्टवेयर उन यूजर के लिए बनाया जाए, जैसे जो अच्छे डेवलपर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके लाइसेंस परचेज किए जाते हैं और लाइसेंस 1% के लिए होता है अगर वो सिंगल यूजर के. इफ यू वांट टू यूज दैट सॉफ्टवेयर इन अ नेटवर्क, देन आपको उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी सो दैट दे कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स. तो ये भी एक रीजन हो सकती है कि हमें उस सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग करनी पड़े सो दैट उसको काबिले इस्तेमाल बनाया जा सके या हम उसको यूज कर सके. क्वेश्चन क्लास? Recording in progress. Recording stopped. एनी क्वेश्चन क्लास? यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम जो बात समझ में ना आई हो? कोई एक बंदा तो बोल के बता दे, मुझे पता तो चले ना, मैं दीवार को नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं क्लास को पढ़ा रही हूँ. वेयर इज सीआर? यस मैम. हाँ जी, समझ आ रही है? अहमद जी सुल्तान, जस्ट अ मिनट क्लास.
ओके, कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन. Recording in progress. Lehman is a software engineering researcher. He introduced that different software evolution laws. And according to him, वो कहता है कि ये laws जो हैं वो किसी specific type of software के लिए हैं. Okay? According to him, not all softwares are subject to change. Okay? Only few of them are subject to change. कहते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें हमें जो है वो वक्त के साथ उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ को जरूरत पड़ती है. ठीक है. एंड उसने जिन सॉफ्टवेयर को चेंज करने की जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, उसके लिए उसने लॉज ऑफ एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाए. ठीक है. वो लॉज यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, आप उसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट आर द 3 कैटेगरीज जिसके अकॉर्डिंगली उसने वो लॉज इंट्रोड्यूस कराए. These categories include S program, P program, and E program. S program में S stands for specified programs. These are specified programs. And what are specified programs? According to Lehman, the specified programs are written according to the exact specification of what the program can do. मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो स्पेसिफाइड होती हैं, हमें उनको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आज से 5 साल पहले उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है किसी और लैंग्वेज में और आज आप उसको किसी और लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं होगी. ठीक है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट उसकी स्पेसिफिकेशंस चेंज नहीं होगी, मींस उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं होगी. एग्जांपल ऑफ एस प्रोग्राम इज जस्ट लाइक कैलकुलेटर. आप कैलकुलेटर राइट करते हो, The specification of calculator क्या है? जो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के रूल्स हैं, आपने वो अप्लाई करते हुए कैलकुलेटर की कैलकुलेशंस करनी है. वो तो कभी भी चेंज नहीं होंगी, ये तो सदियों से चलती आ रही है. 2 + 2 will always equal to 4. ऐसा तो नहीं होगा कि आज से 5 साल बाद आप एक नई मॉडर्न लैंग्वेज में कैलकुलेटर डिजाइन करें और आप कहें कि ये जो नया मॉडर्न कैलकुलेटर है ये 2 + 2 = 5 शो करेगा. पॉसिबल नहीं है और ना ही हमें इसकी जरूरत. तो हम ना मैथमेटिक्स के रूल्स चेंज कर सकते हैं, ना हम फिजिक्स के रूल्स चेंज कर सकते हैं. जो फार्मूला जैसे अप्लाई करना है और जो जिस तरह से उसने रिजल्ट देना है हमने उसको एज इट इज फॉलो करना है. ठीक है. तो इस तरह के सॉफ्टवेयर कभी भी उनकी स्पेसिफिकेशन कभी भी चेंज नहीं हो सकती. दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज. ठीक है. दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एस प्रोग्राम, स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स. The next one are P programs. Here P stands for procedural programs. Little bit concept इसका similar है as specified program, but P programs are related to procedures, set of steps. You cannot change the set of steps, the sequence of steps. जिस तरह से किसी भी काम करने का तरीका मेंशन कर दिया गया है, आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते. वो स्पेसिफाइड हैं, वो फिक्स हैं, आपने उनको एज इट इज ही फॉलो करना है एनी टाइम आप सॉफ्टवेयर को बनाएं. फॉर एग्जांपल, आप चेस जो है वो एप्लीकेशन की फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो आपको चेस के वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि एक मैनुअल चेस प्लेयर फॉलो करता है. आप अगर उसके रूल्स को चेंज करोगे तो इट मींस इट विल बी अ न्यू गेम. चेस तो ना रही ना, वो नई एक गेम बन गई. इसी तरह से अगर आपने क्रिकेट एप्लीकेशन बनानी है तो जो क्रिकेट के रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं वो प्लेयर्स फॉलो करते हैं वो सेम रहेंगे गेम में भी. ठीक है. वो चेंज नहीं हो सकते. अगर वो चेंज होंगे तो it will be a different game. So these are type of softwares that are developed for following any procedures. You cannot modify that procedures because they are specified. These type of softwares are called procedure programs and these type of softwares are not subject to change. आप उनको change नहीं कर सकते because जैसे वो define कर दिए गए हैं as it is ही उनको follow करना जरूरी है. The third category is E program, where E stands for evolutionary programs. According to Lehman, evolutionary programs are written to perform some real-world activity. How it should behave is strongly linked to the environment. According to Lehman, E programs are linked to the environment. Environment change होगा तो हमें सॉफ्टवेयर को भी चेंज करना पड़ेगा.
अब इसमें इन्वायरमेंट में बहुत सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आ जाता है, जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्वाइट पॉसिबल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाता है, तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो हमें उसकी कंपैटिबिलिटी के लिए सॉफ्टवेयर को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हम ओल्ड हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, तो फॉर द सेक ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हमें उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इट विल रिक्वायर चेंज, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड आर कॉल्ड एवोल्यूशनरी प्रोग्राम। तो लेमैन ने जो अपने लॉज इंट्रोड्यूस कराए फॉर द चेंज, जो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, वो लॉज जो है वो ई प्रोग्राम्स है। The laws are said to apply only the last category of the system, that is called E program. Any question, Recording class? stopped. No question. बड़ी इंटेलिजेंट क्लास है भी आपकी. Okay, the next topic is software myths. Do you have any idea what is mean by myths? Any idea? Recording in progress. Myths क्या होती हैं? Do you have any idea? Any one of you? Ma'am, rules and regulations. No, these are not rules and regulations. These are the beliefs. These are the beliefs. These are the beliefs which we consider at the ऐसे belief, they often have element of truth, but if we follow them as it is, yes, who is there? Myths are the beliefs. They often have the element of truth, but अगर हम उसको as it is follow करेंगे, they will lead to bad decision making. ठीक है, ऐसी बातें, ऐसे beliefs जो बज़ाहिर लगता है कि ये ठीक है, ठीक है, because they often have element of truth. हमें उसको पढ़ते हुए या हमें उसको सुनते हुए ये इस बात का अंदाजा होता है कि हाँ ये बात सच हो सकती है, बट अगर हम उसका एज इट इज फॉलो करेंगे तो दे कैन लीड अस टुवर्ड्स बैड डिसीजन मेकिंग. हम गलत डिसीजन मेकिंग की तरफ मूव कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दैट मिथ्स, एंड वी नीड टू अवॉइड दैट मिथ्स ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. So there are a variety of myths that exist in software engineering, so that हमको जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने उसको अवॉइड करना है, सो दैट कि हम जो है वो रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की तरफ जो है वो ना मूव करें. हम देखेंगे कौन कौन सी मैथ्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. द फर्स्ट वन इज इफ वी गेट बिहाइंड स्केड्यूल वी कैन ऐड मोर प्रोग्रामर्स एंड कैच अप. इससे रिलेटेड बात हमने प्रीवियस लेक्चर में भी की थी कि अगर आप हार्डवेयर की बात करते हैं, in case of hardware ये बात तो ठीक है कि if you want to manufacture any hardware more quickly you can add more manpower, ठीक है, so that कि वो जो है वो उसको quickly manufacture कर सके. अब behind schedule का क्या मतलब है? जब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो फ्रॉम कस्टमर एक हमारे पास टाइम स्केड्यूल होता है, उस विद इन दैट टाइम स्केड्यूल हमें सॉफ्टवेयर को जो है वो कंप्लीट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल कस्टमर हमसे डिमांड करता है हम उसको एक सॉफ्टवेयर बना के दें विद इन 8 months एंड दैट 8 months विल बी आवर टाइम स्केड्यूल. अब अगर हम काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज 6 months जो है वो गुजर चुके हैं, ओनली 2 months आर लेफ्ट और अभी हमारा इनफ वर्क जो है वो कंप्लीट होना बाकी है, तो इट मींस वी आर बिहाइंड स्केड्यूल. ठीक है, हमें क्विकली अपने काम को कंप्लीट करना. तो अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो ये बात सही है कि अगर आपने मोर क्विकली करना है तो यू कैन इंक्रीज मैन पावर, but in case of software it is not true. It is a myth. If you will increase the programmer you will complete the software within time.
बिकॉज सॉफ्टवेयर इज अ लॉजिकल पोर्शन ऑफ कंप्यूटर. आपने इस लॉजिकल पोर्शन को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा. एक सिंपल सी एग्जांपल आप अंडरस्टैंड करें. आप एक प्रोग्राम राइट करते हैं, आपने उसमें लेट्स सपोज 15 to 20 लाइन ऑफ कोड राइट की है, ठीक है. आपका उसमें रन करते हुए एरर आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा कि वो एरर कहाँ पे आ रहा है. अब अपने किसी फेलो को कहते हो कि इसमें से वो एरर फाइंड आउट करे, तो क्या वो क्विकली लाइन आइडेंटिफाई करेगा? नहीं, वो आपकी 1 by 1 लाइन जो है वो सारी रीड आउट करेगा. यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आपने कौन सा वेरिएबल किस पर्पस के लिए डिक्लेयर किया है, क्या उसकी इनिशियल वैल्यू आपने डिक्लेयर की है, कहाँ पर आपने कंडीशन मेंशन की है, कहाँ पर आपने कोई लूप लगाया है, ठीक है. तो ये सारी चीजों को वो पहले उस लॉजिक को अंडरस्टैंड करेगा, देन ही विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन योर प्रोग्राम. तो इट विल टेक टाइम लगेगा, ठीक है. तो सॉफ्टवेयर के लिए ये एक मिथ है कि हम कहें कि इफ वी विल इंक्रीज द प्रोग्रामर्स वी विल कैच अप, मतलब कि हम टाइम विद इन टाइम जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज the new programmer will need to understand the logic of the previous programmers and it will take more time. ठीक है, तो हो सकता है जो 2 महीने में काम होना वो भी ना हो, हम और ज्यादा जो है वो लेट हो जाए इस काम को करने. The next is a general statement about objective is sufficient to begin building a program. That is not true. From customer point of view ये एक myth हो सकती है कि कस्टमर हमसे ये एक्सपेक्ट करे, तो जस्ट हमें ये कहे कि उसे इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए और हम उसको कहेंगे अच्छा ठीक है बन जाएगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है. जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो जो लो लेवल सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं वो इस तरह काम स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो लो क्वालिटी के होते हैं, उसमें एरर्स एंड बग्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो अप्रोप्रिएटली यूजर की नीड को फुलफिल नहीं कर पाते, बिकॉज एक जनरल स्टेटमेंट उन्होंने बात स्टार्ट की होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर आके कहता है कि मुझे एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है और आपको अच्छा ठीक है बन जाएगा. विदाउट नोइंग हिज नीड्स, आप उसकी नीड को अंडरस्टैंड करते हुए कैसे सॉफ्टवेयर बना सकते हो? ठीक है, यू नीड अ फुल फ्लेज्ड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर. ठीक है, इसके लिए हम एक फुल फ्लेज्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम SRS कहते हैं, वेयर SRS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. So general statement is not enough. We need full-fledged detail in the form of a requirement document so that हम quality software बना सकें. So this is also a myth कि general statement जो है पे हमें detail की जरूरत है. The next myth is just a minute. Recording stopped. Kindly student rejoin this class. मैं फिर continue करती हूँ. Change in project requirement can be easily accommodated because software is flexible. अगर हम differentiate करें सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को, तो it can be true that software is more flexible than hardware, but change in software, उसको change को accommodate करना सॉफ्टवेयर में भी इतना flexible नहीं है. It required time, it required effort. ठीक है, तो सिर्फ ये कहना because software is flexible we can change anytime, हर चेंज के इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. एक पूरा एक सेपरेट आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड चेंज मैनेजमेंट. हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. एक फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट है जिसको हम अप्लाई करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग द सॉफ्टवेयर. हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट. So we need to manage that change. It is not as much easy as you assume that. तो इतना easy नहीं है जितना आपको लगता है कि आप just any time जो है वो requirement change कर देंगे और आपका काम जो है वो हो सकता है. हर change के effect को understand करने की जरूरत है. हाँ, हार्डवेयर के मामले में अगर आप देखें तो ये बात ठीक है कि हार्डवेयर के मामले में की निस्बत सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल है. जैसे हार्डवेयर है, एनी टाइम आपने हार्डवेयर में चेंज करना है तो आपको थोड़ी मेहनत दरकार है. जैसे एक दीवार आपने बना दी है, उसको आप थोड़ा सा बेंड करना चाहते हैं तो आप उसको हाथ से पकड़ के तो बेंड नहीं ना कर सकते हो. आपको उतने पोर्शन को जो है वो तोड़ना पड़ेगा और फिर आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट. तो सॉफ्टवेयर के लिए सिर्फ आपको लाइन ऑफ कोड ऐड करनी है, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ दैट लाइन ऑफ कोड, ठीक है, ऑन द अदर कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर. कि आप एक नया कंपोनेंट ऐड कर रहे हो या किसी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट की चेंज कर रहे हो तो उसके दूसरे कंपोनेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे, आपको उसको भी डिटेल के साथ आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. तो ये थोड़ा सा
डिफिकल्ट काम है जो बज़ाहिर लगता है कि आसान है। नेक्स्ट मेथ इज वंस वी राइट अ वर्किंग प्रोग्राम वी आर डन। कहते हैं जी बस सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब है कि यू जस्ट नीड टू राइट द कोड एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट कोड एंड आपका काम जो है वो हो गया। बट इट इज नॉट ट्रू। आफ्टर राइटिंग द कोड आपका असल काम तो तब स्टार्ट होता है। आपको वैरायटी ऑफ टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई करने की जरूरत होती है। आप उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करके देखते हो कि सॉफ्टवेयर किस तरह से जो है वो फेलियर की तरफ जा सकता है। आपने उस एरर को और डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपको वैरायटी ऑफ टेस्ट केसेस राइट करने की जरूरत होती है और उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है आफ्टर राइटिंग द कोड। ठीक है, एंड देयर आर मेनी मोर एक्टिविटीज जो हम कोडिंग राइट करने के बाद परफॉर्म करते हैं और मेंटेनेंस भी उसमें से एक एक्टिविटी है जो हम आफ्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उसको ऑपरेशनल करने के बाद मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो सिर्फ कोड लिखने से हमारा काम खत्म नहीं होता, बल्कि इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे काम है जो हमें ड्यूरिंग डेवलपमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं। If I get key programs running, I have no way of assessing its quality. This is not true. मिथ क्या है? वो कहता है कि जब तक आप अपना कोड राइट नहीं करेंगे ऑफ योर सॉफ्टवेयर और उसको रन करके नहीं देखेंगे, आपको अंदाजा नहीं होगा कि आप ठीक काम कर रहे हैं या आप गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसकी क्वालिटी असेस करने का आपके पास तरीका यही है अकॉर्डिंग टू मिथ। ठीक है, हालांकि ये बात सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू मिथ वो कहता है कि अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी असेस करनी है तो इट मींस यू फर्स्ट नीड टू राइट द कोड, देन एग्जीक्यूट दैट कोड एंड यू विल एनालाइज दैट कि आपका वो सॉफ्टवेयर आपको क्वालिटी आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देयर आर मेनी मोर वेज other than just writing the code and execute that code. There are variety of techniques that are available जो आपको आपकी क्वालिटी इंश्योर करवाने में हेल्प आउट करती है। एंड वन ऑफ देम इज कॉल्ड रिव्यूज। आप इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। वन ऑफ देम इज कॉल्ड रिव्यूज। आई एम राइटिंग हियर रिव्यूज। व्हाट आर रिव्यूज? रिव्यूज आर क्वालिटी फिल्टर्स। ठीक है, व्हाट आर रिव्यूज? रिव्यूज आर quality filters, and these reviews help to identify the errors in early stage of development. Okay, even before writing the code, you can identify the errors in your work through reviews. Reviews are also called quality filters. आप reviews को use करते हुए जो है वो कोडिंग से पहले ही अपने जो काम है उसमें एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ? जैसे आपने एक एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, ठीक है, यू कैन रिव्यू दैट एसआरएस डॉक्यूमेंट सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई दी एरर्स इन रिक्वायरमेंट कि आपने रिक्वायरमेंट्स ठीक राइट की हैं या रॉन्ग राइट की हैं। ठीक है, आप उसके फर्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू रिव्यूज। तो रिव्यूज आर कॉल्ड क्वालिटी फिल्टर्स एंड देयर आर मेनी मोर टेक्निक्स। हम उसको नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करवा सकते हैं अदर देन जस्ट राइटिंग द कोड। Recording stopped. Yes, Mr. Mustaddiq Ali, why you unmute yourself? मैम सॉरी, गलती से हो गया। Okay. Recording in progress. The next myth is the only deliverable work product for a successful project is the working program. According to myth, वो कहता है कि जो वर्क प्रोडक्ट आप डिलीवर कर सकते हैं to कस्टमर और डेवलपमेंट टीम मेंबर्स, दैट इज कॉल्ड द कोडिंग पोर्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये एक मिथ है कि ओनली वर्क प्रोडक्ट जिसको आप शेयर कर सकते हैं अमंग टीम मेंबर्स एंड अमंग विद कस्टमर, दैट इज कॉल्ड द कोडिंग पोर्शन ऑफ योर सॉफ्टवेयर। नो, every work product that is the end result of during development activities, जो भी आपके पास end product आई है आप उसको शेयर कर सकते हैं between team members, development team members and with your customer.
ठीक है, आपने कोई प्रोटोटाइप बनाई है, आपने इंटरफेस डिजाइन किया है, आपने आर्किटेक्चर बनाया है, दीज आर टाइप ऑफ वर्क प्रोडक्ट्स जो किसी न किसी एक्टिविटी का एंड रिजल्ट है, एंड यू कैन शेयर दैट वर्क प्रोडक्ट with team members and with customer as well. Next one is software engineering will make us create too much documentation and will slow us down. This is also a myth. हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो हमें डॉक्यूमेंटेशन क्रिएशन की तरफ लगाती है, जिससे हमारा काम थोड़ा स्लो हो जाता है। एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको डॉक्यूमेंट क्रिएशन की तरफ जो लगाती है वो आपके काम को स्लो करने के लिए नहीं है, बल्कि टू मेक दी क्वालिटी वर्क, आपके काम में क्वालिटी लेके आने के लिए। ठीक है, आप अगर चीजों को डॉक्यूमेंट करते हैं तो आप अपने काम को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका रिव्यू करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर करंटली वर्किंग ऑन अ सॉफ्टवेयर और आप उसकी सारी की सारी चीजें साथ साथ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। आपने उसकी SRS डॉक्यूमेंट की है, आपने उसका डिजाइन बनाया है, आपने उसके आर्किटेक्चर को डॉक्यूमेंट किया है, देन आप उसकी कोडिंग करते हैं, आप कोडिंग से रिलेटेड उसके कंपोनेंट्स को डॉक्यूमेंट करते हैं। इन फ्यूचर आपको उससे मिलता जुलता एक सॉफ्टवेयर मिलता है, तो आपको सारे काम दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। विद माइनर मॉडिफिकेशन यू कैन यूज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रीवियस सॉफ्टवेयर। आप प्रीवियस सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन को माइनर मॉडिफिकेशन के साथ रीयूज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोवाइड अस द क्वालिटी वर्क, नॉट स्लो अस डाउन। हमारे काम को स्लो नहीं करती, बल्कि हमारे काम में क्वालिटी लेके। Any question here, class? Recording stopped. Any question? Anyone of you? आपको कुछ अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम है, आप फ्रीली क्वेश्चन कर सकते हैं। Okay, let's finish this chapter. The last slide is about if you want to explain this single picture in 2 words, you can say that this picture presents the communication gap. Recording in So, progress. during software development, team members को, development team members को and customer को face करना पड़ता है। This picture present the communication gap between customer and team members and between development team members. How? One by one इसको डिस्कस करते हैं। पिक्चर में क्या है जी, कस्टमर एक्सप्लेन करना चाहता है कि उसको एक स्विंग चाहिए, कुछ इस तरह से अपनी नीड एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज हाउ कस्टमर एक्सप्लेन हिज नीड। जरूरी नहीं हर कस्टमर जो है वो टेक्निकल पर्सन हो और वो आपके पास आए और आपको तमाम डिटेल में फीचर्स एंड फंक्शंस जो है वो सॉफ्टवेयर के बता दे और आप उसके ऊपर काम स्टार्ट कर। क्वाइट पॉसिबल वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन हो, उसने जिंदगी में पहली दफा सॉफ्टवेयर यूज करना हो, मैनुअल काम वो माहिर अपने मैनुअल काम है, बट अब वो अपने मैनुअल काम को सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करना चाहता है, बट उसको टेक्निकल ना हो नहीं है, तो उसने अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना, अपनी बातों से उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो जिस तरह से वो एक्सप्लेन करेगा, लेट्स सपोज हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन इट and how the project leader understand it. Here exists the communication gap. This difference is just because of the communication gap that exists between customer and development team members. तो प्रोजेक्ट लीडर है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि कस्टमर क्या कहना चाहता है, उसने अपनी लॉजिक के अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड किया कि कस्टमर कुछ इस टाइप की चीज बनवाना चाहता है। ठीक है, देन प्रोजेक्ट लीडर का क्या काम है, उसे सिस्टम एनालिस्ट को बताना है कि डिजाइन करे इसको। ठीक है, देन हाउ द प्रोजेक्ट लीडर विल अंडरस्टैंड इट, इट विल एक्सप्लेन इट टू द सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, एंड अगेन सिस्टम एनालिस्ट विल अंडरस्टैंड द लॉजिक अकॉर्डिंग टू हिज प्रीवियस लॉजिक, जो भी उसकी लॉजिक एग्जिस्ट करती है उसके माइंड में, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। और यहाँ पे भी अगेन कम्युनिकेशन गैप एग्जिस्ट करता है। Then analyst will design it and programmer will code it. जैसे एनालिस्ट ने डिजाइन किया, बनाने वाले ने उसको बनाया कैसे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, और जो सेल करने वाले हैं वो उसको एग्जीक्यूटिव पीपल्स
उसको अपने अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब करेंगे। जाहिर सी बात, जब आपने चीज को सेल करनी है तो आप उसको जरा बढ़ा चढ़ा के उसके जरा फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे। बैकएंड पे क्या काम हो रहा है, हाउ द प्रोजेक्ट वाज डॉक्यूमेंटेड, नो डॉक्यूमेंटेशन, जस्ट प्लेन मैदान है जी, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया हमने। अब जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं की तो आप अदर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करोगे, लाइक मेंटेनेंस सर्विसेज आप कैसे प्रोवाइड करोगे? ठीक है, जो बनाया था वो ये है, जो इंस्टॉल किया वो ये है, और हमने कस्टमर को बिल किया है अकॉर्डिंग टू अ फुल फ्लेज्ड ब्रिज। एंड जब हमने कुछ चीजें डॉक्यूमेंटेशन उसकी नहीं की, हमने चीजों का रिकॉर्ड नहीं रखा, तो हाउ वी कैन प्रोवाइड द मेंटेनेंस एक्टिविटीज, हम उसको कैसे हेल्प डेस्क जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट द कस्टमर रियली वांटेड। कस्टमर ये चाहता। प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जिस्ट की? एट वेरी फर्स्ट पॉइंट, उसने अपनी रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली नहीं एक्सप्लेन की, हमने उसकी रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं की, तो एंड प्रोडक्ट वो नहीं बनी जो कि वो रिक्वायर्ड कर रहा था। तो ये बहुत एक कह लें कि मेजर इशू है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इसमें सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इफेक्ट करती है, जो सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स एंड डिफेक्ट्स आते हैं, दीज आर ऑल ड्यू टू दी कम्युनिकेशन गैप। एक सिंपल सी गेम आपने देखी होगी, खेलते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, और जो वेरी फर्स्ट पर्सन होता है ना, वो अपने साथ वाले के कान में एक बात कहता है, उसको कहा जाता है एक बात कहने को, और वो फिर अपने नेक्स्ट पर्सन के कान में बात कहता है, उसके नेक्स्ट पर्सन के कान में बात कहता है, और जो लास्ट पर्सन है आप उससे पूछते हैं तो कि पहले पर्सन ने क्या बात की है, तो वो कभी भी वो नहीं होती जो पहले पर्सन ने कही होती है, उसका कुछ का कुछ बन चुका होता है, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप। बताने वाले को बताना नहीं आया, सुनने वाले ने अपने लॉजिक के अकॉर्डिंगली इसको अंडरस्टैंड किया। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है, और इस प्रॉब्लम की वजह से जो है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इफेक्ट करती है। तो हमें इसको कैसे रिमूव करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें बताती है हाउ टू मिनिमाइज दिस कम्युनिकेशन गैप। Software engineering provides us the guidelines and methods and procedures so that the developers can minimize this communication gap. There are a variety of techniques that are available that will guide us how to get the customer requirement correctly. ठीक है, हम कैसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट जो है वो करेक्टली कस्टमर से ले सकते हैं, हम वैरायटी ऑफ वेज अप्लाई कर सकते हैं ताकि इस कम्युनिकेशन गैप को मिनिमाइज किया जा सके। Recording stopped. यहाँ पर आपका चैप्टर हुआ खत्म। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन क्लास? मैम एक बार जरा थोड़ा सा मिथ के बारे में बता रहे हैं प्लीज। Okay, myths are the beliefs that often have the element of truth, but unfortunately, if you follow them as it is, we will move toward bad decision making. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बड़ों से सुना होगा, एक मिथ है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो दिन बुरा गुजरता है। हो सकता है किसी के साथ वाकई ऐसा कुछ हुआ हो, तो उसने उस चीज पे बिलीव कर लिया कि जब भी काली बिल्ली का रास्ता काटेगी ना तो दिन मेरा बुरा गुजरेगा, जबकि इसमें कोई एलिमेंट ऑफ ट्रुथ नहीं है। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड मिथ्स, जो हमें बज़ाहिर लगता है कि हम उसको अगर एज इट इज फॉलो करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ सच्चाई नजर आती है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस हमें कुछ सच्चाई नजर आती है। ठीक है, जैसे अभी हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के डिफरेंट डिस्कस किया कि हार्डवेयर को बनाने के लिए मैन पावर इंक्रीज कर सकते हैं। आपने देखा होगा घर बनाते हुए कहीं को, तो इससे आपको लगता है कि हाँ अगर मैन पावर इंक्रीज करें तो काम जल्दी हो सकता है, तो आपको उसके ऊपर बिलीव है कि अगर ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें आपने अपनी एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व की है, तो आप इसके ऊपर बिलीव करते हो। बट सॉफ्टवेयर के लिए ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि नए आने वालों के लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, तो काम जल्दी नहीं बल्कि काम और लेट हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो हमें अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर, हमारे लाइफ एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर हमारा उन पे बिलीव होता है कि वो बातें सच्ची हैं, हमें उसे एज इट इज फॉलो करना चाहिए, बट उनके अंदर ट्रुथ एलिमेंट तो होता है, बट वो किसी सिनेरियो के अकॉर्डिंगली होता है, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली वो फिट नहीं बैठता। तो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसी चीजों को अवॉइड करना है। यस मैम, थैंक यू। एनीवन एल्स? मैम डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लेन कर देना। डॉक्यूमेंटेशन मींस व्हाट?
डॉक्यूमेंटेशन मतलब होता है जिस चीजों जिनको हम राइट करके रख लेते हैं ना अपने पास, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हम जो है वो रिटन फॉर्म में अपने पास रखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अपने पास रखते हैं, हम एनालिसिस मॉडल बनाते हैं वो हम अपने पास रखते हैं, फिर हम डिजाइन बनाते हैं वो भी हमने पेपर पे बनाना है और उसको अपने पास रखना है। तो दीज आर कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन, जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोड्यूस होती है। ठीक होगी बात? ओके मैम। और मैम एक क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर के रिलेटेड कि मैम हाँ। साइंटिफिक सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्या होता है? साइंटिफिक सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओके, इंजीनियरिंग साइंटिफिक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है। साइंटिफिक सॉफ्टवेयर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पर्पस के लिए नहीं, वो साइंटिस्ट यूज करते हैं, बिकॉज साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं और फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट उनको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो वो प्रोसेस करना होता है और उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने रिजल्ट जो है वो करने होते हैं। जैसे कि उसमें हमने देखा था कि वॉल्केनोलॉजी है, जैसे कि जो अर्थक्वेक वगैरह को मॉनिटर करते हैं वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट होते हैं, वो हमारे इस्तेमाल के सॉफ्टवेयर नहीं है। या नासा ने जो शटल जो है वो खला में भेजे हैं उसको उन्होंने मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है, वो हमारे इस्तेमाल के नहीं है। वो कंप्यूटेशन और तरह की करते हैं, उनके एल्गोरिथम जो है वो मोर कम्प्लेक्स होते हैं और उस कैटेगरी को हम साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया सियर? यस मैम। मैम एक प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर है, इसको भी काइंडली एक्सप्लेन कर दें। देखिए एक्चुअली जो प्रोडक्ट लाइन होती है ना वो ये होता है कि जो एक जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये एक प्रोडक्ट लाइन है। आप देखें बहुत सारी ऑप्शन जो आपको वर्ड में मिलती हैं वो आपको एक्सेल में भी मिलेंगी, वो आपको पावर पॉइंट में मिलेंगी। ठीक है, एक सीरीज चल पड़ी ना, ये प्रोडक्ट लाइन होती है। अब प्रोडक्ट लाइन जो है वो सिंगल थोड़े यूजर की नीड को फुलफिल करने के लिए भी बनाई जा सकती है और मास कंज्यूमर मार्केट के लिए भी बनाई जा सकती है। ये जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये मास कंज्यूमर मार्केट को कवर कर रहा है, मीन्स ये जनरल नीड को फुलफिल कर रहा है। आप में से कोई भी जो है वो एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करके इसको यूज कर सकता है। जबकि शॉर्ट कंज्यूमर मार्केट को अगर कवर करना है तो वो फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। तो प्रोडक्ट लाइन में कस्टमाइज एंड पैकेज दोनों आ जाते हैं, बट प्रोडक्ट लाइन हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक सीरीज चल रही होती है और उससे मिलते जुलते जो हमने उसके फंक्शंस होते हैं वो ऐड करते हैं। ओके मैम, थैंक यू। एनीवन एल्स? ठीक है जी, आप अटेंडेंस मार्क करें, मैं ऑन कर देती हूँ अटेंडेंस। इस चैप्टर को आपने पढ़ के आना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जो है वो मैं क्वेश्चन करूंगी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, किसी को भी रैंडमली कॉल करके। ठीक है, आपने पढ़ के आना है और आपने मुझे आंसर करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं मैंने सुना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम जो है ना वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी आप अटेंडेंस मार्क कर